गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2 ऑफ माइन इन्वायरमेंट। मैं आपको बता दूं कि माइन इन्वायरमेंट्स में देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक वी हैव टू स्टडी। सो हमारा पहला टॉपिक है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, सो आप में से कोई बस एक कंफर्म कर देना कि हमारी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है और आपको हमारा स्क्रीन विजिबल है। मुर्मू एंड एल, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स इज माई स्क्रीन इज विजिबल एंड माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू। सो हम लोग क्या अभी स्टार्ट किए हैं, EIA। ये वर्ड बहुत स्मॉल है, छोटा है, बट इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं कि आप कुछ रिमेंबर कर लोगे या याद कर लोगे, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपको ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मैं आपको आज कुछ इम्पॉर्टेंट ओके, थैंक यू मुर्मू। यू आर यस मुर्मू, प्लीज से। ओके, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं मुर्मू, तो आप चैट बॉक्स में बोल दो। सो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये मैं आपको स्टाफ मार्क करता हूँ, CPCB, इसको बोलते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके ओके ओके, नो इश्यू। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। ये हमारा CPCB डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ देगा, तो आपको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलना है। ओके, अगर आपसे पूछ देता है कि CGWB क्या होता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इसको बोलते हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे आता है, ठीक है। मैं जिसमें स्टार मार्क कर रहा हूँ वही आपको पढ़ना है, ठीक है। TSR का फुल फॉर्म बोल दिया तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये FCC 2023 में पूछा गया है, ठीक है, कोल में, ठीक है, मैंने माइंड मैनेजमेंट का। EAC का फुल फॉर्म पूछ दिया तो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को बोलते हैं EAC। क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को। EIA का फुल फॉर्म पूछ दिया तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, डायरेक्टली इनसे आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जस्ट मैं आपको एक बता देता हूँ। EC का फुल फॉर्म पूछे तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस बोलते हैं, इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है। ETP का फुल फॉर्म तो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं इसको, ठीक है। EMP मतलब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। मतलब देखो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, वहां पर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा और आपको नहीं मालूम रहेगा, ठीक है। DMP मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। ये सब हमारा EIA का पार्ट है। दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग इन मैनेजमेंट कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMP, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। ओके, IA मतलब इम्पैक्ट असेसमेंट, MOEF, वेरी वेरी स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क, 4-5 बार स्टार मार्क कर लो। इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। बट इसमें एक ऐसा चीज पूछ देता है, MOEF&CC, तो इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। CC का अगर ऐड कर दिए तो उसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। RO मतलब रीजनल ऑफिस। R&R जहां पे हम बात करेंगे इसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। ओके, मतलब जैसा था वैसा बनाने को हम लोग बोलते हैं रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। ओके, SPCBs मतलब बोलते हैं, देखो ये एस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। SPCB फुल फॉर्म स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। STP का फुल फॉर्म बोलते हैं तो सुवेज ट्रीटमेंट प्लान, क्या बोलते हैं? सुवेज ट्रीटमेंट प्लान। TOR का फुल फॉर्म होता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। मतलब ये सारे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये एब्रिविएशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें एक लास्ट जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, जिसको आप मार्क कर लो। अगर आपसे पूछता है कि हु इज CPCB इन इंडिया, क्या होगा आंसर? एनी वन ऑफ यू? हु इज CPCB ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कौन है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? एनीवन? इंडिया में CPCB कौन है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कौन है? बताइए आप में से कोई भी। चलो ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हु इज CPCB ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर होगा MOEF। ये हमारा सेंट्रल रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ओके, इसको हमारा CPCB बोलते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने आपको कवर किया, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे EIA का।
इंट्रोडक्शन, ठीक है। कल मैंने जो आपको बताया था वो जस्ट एक ओवरव्यू था, आपको बस पता चल जाए मिनिस्ट्री इसका आंसर नहीं होगा। मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इज द राइट आंसर। वो हमारा सीपीसीबी है, ओके, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ओके। तो अगर मैं ईआई का इंट्रोडक्टरी बात करूंगा, मैं आपको बता दूं ये जो 167 का जो बुक है, I will explain, I will upload it into the mining and portal, okay। और यहाँ पर आपको जो मैं बताऊंगा वो मैं एक इम्पोर्टेंट पार्टी से डिस्कस करूंगा। इसमें बहुत सारे दिए गए हैं पार्ट्स, मैं सारी चीज़ों को डिस्कशन नहीं करूंगा, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जाम रिलेवेंट है वही डिस्कस करूंगा। बट ये है इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस, मतलब ऑलमोस्ट 90% आपका ये हो जाएगा। ओके, सो EIA को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इज ए प्रोसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को देखते हैं, ठीक है। ये हमको डिसीजन मेकिंग टूल होता है, हमको गाइड करता है कि प्रोजेक्ट वो कैसा है, मतलब वाइबल है नहीं, ठीक है, जो कि मैं आपको कल भी बताया था, ठीक है। बाय यूजिंग EIA बोथ इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी अचीव, मतलब हम इन्वायरमेंट के साथ साथ वहाँ से प्रॉफिट भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ देखो मिनिस्ट्री ऑफ, इसमें बताया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर सर्टेन डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैंडेटरी थ्रू द नोटिफिकेशन ऑफ 27 एक, ये वाला आपको डेट याद होना चाहिए, 27 जनवरी 1994 में अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। आपको ये भी पूछ सकता है डायरेक्टली, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है, 1986 को बोलते हैं, ठीक है। आपको क्या बोला कि EIA जो है वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गया है किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करने से पहले, ठीक है। ये कब आया था? 27 जनवरी 1994 में आया था अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। कीपिंग व्यू ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ गेन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस प्रियो टिकट MOEF कम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नोटिफिकेशन। देखो अब ये आता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का नोटिफिकेशन कब आया, ये 14 सितंबर 2006 में आया, ठीक है। फर्स्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आया, ठीक है। इट हैज बीन मैंडेटरी टू ऑब्टेन द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस काइंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल 1A नोटिफिकेशन, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। The notification has classified the project into two categories। ये जो 2006 में आया है इसमें प्रोजेक्ट को दो कैटेगरी में बांटा गया, कैटेगरी A एंड कैटेगरी B बांटा गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि एज पर MOEF गाइडलाइन हाउ मैनी कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट, आंसर क्या होगा, इसमें दो पार्ट बांटा गया A एंड B, ठीक है। सारे प्रोजेक्ट को कैटेगरी A और B में बांटा गया, ठीक है ना। कैटेगरी A प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। कैटेगरी A प्रोजेक्ट में बोलता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसको एक्सपेंशन करना है, रिक्वायर क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। कैटेगरी B प्रोजेक्ट शुड बी कंसीडर्ड एज स्टेट लेवल, और ऐसा ही कम, ठीक है ना। अब आपको बताता हूँ, इसमें आपको डिफाइन कर दिया है जो भी कैटेगरी A प्रोजेक्ट होंगे, देखो जो भी कैटेगरी A प्रोजेक्ट होंगे इनको EC कहाँ से मिलेगा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस कहाँ से मिलेगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिलेगा, मतलब कि MOEF से मिलेगा, ठीक है। और B को कहाँ से मिलेगा, जो जो भी प्रोजेक्ट कैटेगरी B में लाइक करेंगे उसको मिलेगा SPCB, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत, एनी डाउट यू आर फेसिंग यू कैन आस्क एनी टाइम, आपको जो भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब क्या हुआ, इंडिया में एक जनरल इंफॉर्मेशन बताया गया है यहाँ पर माइनिंग और मिनरल, ठीक है। स्मॉल और लार्ज मिनरल मिला के, ठीक है, हमारा टोटल जो माइनिंग होता है जिसमें हमारा 2854 है, ठीक है। और जो फ्यूल के माइंस मिनरल से 569 है, और मेटेलिक के 676 है, नॉन मेटेलिक के 1609 है। One second. Sorry. Actually, एक urgent call आया था. That's why I was unable to take this class. So let's continue. अभी हम लोग एक चैनल इंफॉर्मेशन में दे रहा हूँ कि ये हमारे इंडिया में अभी अवेलेबल है, ठीक है। आगे इसको हम
ये सारे हम लोग के काम का नहीं है, ठीक है। हम्म हम्म। ये अभी हमें जब जब भी हम लोग ईआईए का, ईआई क्या है, ईआईए का गाइडेंस मैनुअल है, ठीक है। तो जब भी हम लोग ईआईए बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमको सिलेक्शन ऑफ माइनिंग मेथड्स को भी हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। जिसमें हम लोग सारे जियोलॉजिस्ट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, जियोलॉजी पार्ट को इंक्लूड करेंगे। एंड उसमें हम लोग ये करते हैं कि वहाँ का क्या क्या माइनिंग मेथड रहेगा, क्या सीक्वेंसेस रहेगा, वो सारी चीज हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं सरफेस माइनिंग का बताया तो सरफेस माइनिंग में पहले साइट प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड में भी पहले हम लोग साइट प्रिपरेशन करेंगे, और अगर कोल की बात करें तो उसमें पहले सबसे पहला स्टेप हमारा साइट प्रिपरेशन आता है, ठीक है। तो ईआईए मैनुअल में हमको जानना पड़ता है कि भाई साइट प्रिपरेशन कैसे करना है, ठीक है। सेकंड लाइन में आता है माइन डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है ओर ब्रेकिंग एंड ओवरबर्डन रिमूवल, ठीक है ना। ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, माइनिंग डेवलपमेंट, ओके। उसके बाद आता है ओर ब्रेकेज एंड ओवरबर्डन रिमूवल, मतलब जो हम ओवरबर्डन निकालेंगे तो हमको वो सारे चीज में डिफाइन करना पड़ता है। देन ड्रिलिंग, देन ब्लास्टिंग, देन एक्सकवेशन, हॉलेज एंड बेनिफिकेशन, एंड देन फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। ये सारे चीज हमें, चाहे वो अंडरग्राउंड का हो, मेटल का हो, हमें डिफाइन करना पड़ेगा किसमें, सीक्वेंस ऑफ मेन माइनिंग सरफेस अंडरग्राउंड एंड इसमें, ठीक है। ये हमारा एक पहला स्टेप होता है कि हमें उसमें सिलेक्शन ऑफ माइनिंग मेथड को करना पड़ता है, ठीक है। और ये सारे आपको टिपिकल इनिशियल्स और इफ्लुएंट एंड बाय प्रोडक्ट है, सॉलिड वेस्ट है। इसमें कोल, बोरेट, आयरन और कॉपर, मतलब चार एग्जांपल दिया हुआ है। हम अगर जो जो हमारे बाय प्रोडक्ट, हमारे पॉल्यूशंस होंगे वहां पर बेसिकली, ठीक है, हमको सारे को एड्रेस करना पड़ता है। एड्रेस मतलब सबको कैसे मिटिगेट करेंगे, ठीक है ना। ये सब ईआईए का पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एसिड माइन ड्रेनेज, ये हमारा स्टार मार्क करो, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। एएमडी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है व्हाट इज एएमडी। एएमडी स्टैंड फॉर एसिड माइन ड्रेनेज, ये आल्सो कॉल्ड द एसिड रॉक ड्रेनेज, ठीक है। इसको एआरडी आल्सो कॉल्ड एसिड रॉक ड्रेनेज भी बोलते हैं। एसिड रॉक वाटर refer to outflow of acid water from mine type of permeable formations interact with the water table aquifer and ऐसे, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि वो जब वाटर वाटर टेबल और इसे जो भी मान लो आयरन का माइंस है तो वहां से फिर वो वहां से नेचर बन जाता है वो पानी, और वो पानी जब बाहर जाता है तो एएमडी, उसी को बोलते हैं एसी माइन ड्रेनेज, ठीक है ना। वो हमारा फर्टिलिटीज वगैरह को खराब करता है, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं, हमें एक माइनिंग ईआईए जब हम लोग बनाते हैं, मतलब मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ समझना यहाँ पे। जो हमारा ईआईए जो है, ठीक है, ईआईए बेसिकली जो है हमारा, हम आपको ये बता रहे हैं कि हम जब इसको बनाते हैं, जब व्हेन वी प्रिपेयर द रिपोर्ट, आपको पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ माइनिंग मेथड, दूसरा इक्विपमेंट डिटेल, ठीक है, तीसरा जो भी वहां से सॉलिड वेस्ट वगैरह निकलेगा उसके बारे में डिटेल देना पड़ता है, ठीक है। देन जाके हम लोग ये इसको कंप्लीट एक रिपोर्ट तैयार कर पाते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ मेन पार्ट पे, जो हम लोग को हमारे सब्जेक्ट का पार्ट है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, ठीक है। और ये जो अभी हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मैं बार बार आपको मार्किंग ये अवेयरनेस कर रहा हूँ कि जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा उससे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो है तो उसका एक सबसे पहला पार्ट होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एज पर ये नोटिफिकेशन, आगे वर्ड याद कर लेना, 14 सितंबर 2006, ठीक है ना, 14 सितंबर 2006, इस अमेंडमेंट ऑफ 1 दिसंबर 2009 माइनिंग प्रोजेक्ट डिवाइडेड टू कैटेगरी में बताया। कैटेगरी 1 कैटेगरी ए कहते हैं, कैटेगरी बी कैटेगरी, ठीक है। दूसरा कैटेगरी क्या हमारा बी कैटेगरी है, ठीक है। प्रोजेक्ट एक्टिविटी ये माइनर माइनिंग एंड मिनरल्स के लिए बोला गया। जो भी प्रोजेक्ट 50 हेक्टेयर होता है, ठीक है, या उससे ज्यादा होता है, ठीक है, इसे बोलता है 50 हेक्टेयर माइनिंग लीज एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कोल माइनिंग लीज, मतलब कोयला का वो नहीं रहेगा। या 150 हेक्टेयर ऑफ माइनिंग लीज इन रिस्पेक्ट ऑफ कोल माइनिंग, ठीक है। अगर 150 से ज्यादा होता है कोल माइनिंग में, और एस्बेस्टस माइनिंग केस होता है, हम लोग कैटेगरी मानते हैं, ठीक है। अगर इसमें 50 हेक्टेयर से कम और 5 हेक्टेयर तक जो भी माइनिंग होता है नॉन कोल में, सो ग्रेड बी में डाले हैं। और 50 हेक्टेयर से लेके 5 हेक्टेयर जो भी कोल माइनिंग होगा वो ग्रेड बी में डाला है, ठीक है। ये आपको बेस्ड ऑन देयर, आपको हेक्टेयर कैटेगरी का ग्रेड बी में होगा, ठीक है ना।
यहाँ तक समझे आप बात? मतलब कि नॉन माइनिंग मतलब मेटल माइनिंग, ठीक है। इसमें 50, देखो मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, यहाँ समझ जाओगे। यहाँ मैं एक चार्ट बना देता हूँ। ओके ओके, वॉइस ब्रेक नाउ, वॉइस इज ओके। मुर्मू प्लीज टिल, देखो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, ठीक है। ये हमारा है मेटल, ये हमारा है कोल, ठीक है। बेसिकली इंडिया में मिनरल्स को दो पार्ट में बांटे हैं। ओके ओके, मतलब अभी आपको आ रहा है ना, ये आवाज आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, कैटेगरी हम ए में बांटे हैं और बी में बांटे हैं, ठीक है। तो कैटेगरी ए में क्या है, मेटल और कोल, ठीक है। तो कौन सा माइनिंग ए कैटेगरी में आएगा, कौन सा माइनिंग बी कैटेगरी में आएगा? किनके केस में? एक मेटल के केस में, दूसरा है कोल के केस में, ठीक है। तो आपको देखो ये गाइडलाइन बोलता है 50 हेक्टेयर ऑफ माइनिंग इज एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कोल माइनिंग एरिया, ठीक है। मतलब कि 50 हेक्टेयर या उससे ज्यादा हो तो आपको ये एक कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, दोज मेटल माइंस जो आपको, सॉरी एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ, दोज माइनिंग जिसका हेक्टेयर, जिसका लैंड लीज एरिया जो है 50 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर होता है तो हमारा कैटेगरी ए में आएगा मेटल माइंस में, ठीक है। और कैटेगरी बी में कौन आएगा, ऐसा माइनिंग जो 5 हेक्टेयर से, ठीक है, ज़्यादा हो और 50 हेक्टेयर से कम हो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटेगरी बी में आएगा, ठीक है। तो अगर हम मोटा मोटी बताऊं तो आपको यहाँ पर अप टू 5 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर इसमें आएगा, और इसमें मोर देन 50 हेक्टेयर हमारा ए में आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए कि कौन सा कैटेगरी का कौन सा में आएगा। अब कोल माइंस होता है कि एक कैटेगरी वो माइंस आएंगे जिसका मोर देन 150 हेक्टेयर लैंड होगा, ठीक है। और 150 से कम वाले, अब 5 हेक्टेयर से ज्यादा वाले, ठीक है, 5 से 150 तक, जो लेस देन 150 आपको इसमें आएगा, कैटेगरी बी में आएगा, ठीक है। तो आपको क्या है, कैटेगरी ए में आपको बोले थे ना कि सीपी परमिशन देगा क्योंकि ये हमारा लैंड की वैल्यू ज्यादा है, हेक्टेयर। और बी में जो है हमारा एसपीसीबी देगा, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ओके। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोग को? मुर्मू एंड प्रदीप प्लीज आस्क if you have any problem in category and category B project. वेरी गुड मुर्मू। तो अगर मैं आपसे मोटा मोटी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई देखो, इससे क्वेश्चन हमेशा आएगा, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन आपको कंपल्सरी आपको कैटेगरी ए कैटेगरी प्रोजेक्ट में आएगा, कैटेगरी ए कैटेगरी बी, ठीक है। मेटल का मतलब यहाँ मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं नॉन कोल, ठीक है। और जो कोल है उसमें कोल, ठीक है। आपको एक चीज जानना होगा कि यहाँ क्या था, 50 तक का जो लैंड वो हमारा रेडी बी में है, ठीक है। और इसमें देन तो भी रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पर यहाँ पर मैं इसको इतना कर रहा हूँ, इसका बताता हूँ क्या है। मैं यहाँ लिखा हूँ ना कि 50 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर, तो इसमें आपका मतलब ये है कि मैं आपको एक हेक्टेयर टू
लेस देन इक्वल टू 5 हेक्टेयर, मतलब कि 49.9 हेक्टेयर से लेके तो 5 हेक्टेयर तक होंगे, वो सारा टेरिटरी में आएगा। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हेक्टेयर, मतलब अगर मान लो एक प्रोजेक्ट है मेटल का 50 हेक्टेयर, तो इसका कैटेगरी ए में इक्वल टू लगा हुआ है। मैं आपको इसलिए नाम में थोड़ा सा लगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, लेस देन 50 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक, ठीक है ना। और कैटेगरी में जो है ए में है मोर देन 150 लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब 150 हेक्टेयर मान लो एक का है तो इसमें आ गया, मतलब इसमें है लेस देन इक्वल टू 150 हेक्टेयर, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट लोग मत एग्जाम में, ठीक है। नाउ इट्स ओके बदबू। अभी ठीक है मुर्मू। अभी ठीक है मुर्मू। ओके एक्सप्लेनेबल और वॉइस इज ओके। प्रोजेक्ट ए, ठीक है, इफ लोकेटेड होल पार्ट विद इन द 10 किलोमीटर बाउंड्री ऑफ, ठीक है। इसके है कि जो भी प्रोजेक्ट कैटेगरी बी का है उसको ए कैटेगरी किया जाएगा, बल्कि प्रोटेक्टेड एरिया नोटिफाइड फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अगर मान लो कोई भी मतलब कोई भी छोटा प्रोजेक्ट है, कोई भी छोटा प्रोजेक्ट है, अगर वो 10 किलोमीटर मतलब बफर जोन में, अगर 10 किलोमीटर बफर बाउंड्री में अगर कोई वाइल्ड लाइफ आता है या क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया आता है जो आपको आइडेंटिफाइड किया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ओके, या इको सेंसिटिव एरिया आता है नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो वो कैटेगरी ए आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, अब मैं आपको सुनाता हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मान लो एक माइन है जो आपको 6 हेक्टेयर का है, 6 हेक्टेयर का है, और इसके 10 किलोमीटर एरिया में कोई भी वाइल्ड लाइफ कुछ नहीं है, कोई भी क्रिटिकली पोल्यूटेड नहीं है, तो ये क्या आएगा कैटेगरी बी में, ठीक है। लेकिन मान लो कोई एक एरिया है, ये भी 6 हेक्टेयर का है, लेकिन इसके 5 किलोमीटर रेडियस में एक वाइल्ड लाइफ का सेंचुरी है, ठीक है, और ये 10 किलोमीटर है, तो ये कैटेगरी ए में चला जाएगा, मतलब अप्रूवल इसको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज माई पॉइंट, ये क्यों बताया गया है, ठीक है। तो अगला पॉइंट बोला इंटरनेशनल बाउंड्री अगर आता है 10 किलोमीटर में तो आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एक स्टेज होता है, आठ आठ स्टेज होता है। स्टेज 1 होता है स्क्रीनिंग, स्टेज 2 होता है स्कोपिंग, ठीक है। स्टेज 3 होता है पब्लिक कंसल्टेशन, ये एआई का 4 होता है अप्रेजल, ठीक है, अप्रेजल पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अप्रेजल के बाद आता है टीओ, ठीक है, और उसके बाद ये हमारा ऐसे से कंटिन्यू होता है, ओके। So now coming to what is scoping, okay, अब देखो, in case of category B the project activity stage will entitle the scrutiny applications of seeking private environmental clearance in form 1 by state environmental agency, ठीक है, for the determining the whether project is actually required environmental aspect or not, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन जो सबमिट करेंगे उस कंडीशंस पे आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो बेसिकली ये देखता है, वो देखता है कि ये आपका ईआई रिक्वायर्ड है या नहीं है, ठीक है। स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग में बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये देखता है इस प्रोजेक्ट और नॉट, ठीक है, इसको, ठीक है, इसमें बोलता है आपको वहां आपको ईआई की जरूरत है या नहीं है। सेकंड आता है स्कोपिंग,
स्कोपिंग में क्या होता है? स्कोपिंग रेफर द प्रोसेस ऑफ व्हिच ईएसी एक्सपर्ट अपॉइंटेड कमिटी इन केस ऑफ कैटेगरी ए प्रोजेक्ट और एक्टिविटी एंड ऐसी से केस ऑफ कैटेगरी 1 प्रोजेक्ट एक्टिविटी इंक्लूडिंग एप्लीकेशन एक्सपेंशन मोटराइजेशन, ठीक है ना, उसमें एक कंप्रिहेंसिव टीओआर टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है, और उसमें क्या होगा हमारा डिटरमाइन डिटेल कंप्रिहेंसिव टीओआर एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल कंसर्न एंड ईआईए रिपोर्ट रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट एक्टिविटी विच एनवायरमेंट, मतलब कि इसमें बेसिकली स्कोपिंग में क्या होता है कि आप एक ईआईए आप बनाते हैं, ठीक है, अगर आपको यहाँ यस है तो नेक्स्ट स्टेप आपको स्कोपिंग जाके ईआईए बनाना है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना है, फिर आपको पब्लिक हियरिंग करना है। पब्लिक हियरिंग इज मीन पब्लिक कंसल्टेशंस, ओके। पब्लिक हियरिंग मतलब हो गया आपको पब्लिक कंसल्टेशंस, ओके। तो पब्लिक कंसल्टेशंस क्या होता है? पब्लिक कंसल्टेशन refers the process by which concerns local affected person and other who have reasonable stake in the environmental impact of project or activity are ascertained with the view of taking account of member concern project or activity that appropriate category A and category B left with undertake public consultation except for, ठीक है। आपको क्या करना है? पब्लिक कंसल्टेशन करना है, ठीक है। इसमें इसमें थर्ड स्टेप में फोर्थ स्टेप आता है अप्रेजल। अप्रेजल में क्या होता है कि डिटेल स्टडी ऑफ एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी एंड स्टेट एनवायरमेंटल एजेंसी कमेटी पब्लिकेशन लाइक डॉक्यूमेंट फाइनल ईआई रिपोर्ट वहां पर आपको पब्लिश किया जाता है, और उसमें अगर वहां पर अगर एक्सपर्ट ने आपको यस बोल दिया तो इट ओके गो अहेड, नो बोला तो वापस आपको वहां जाके ये करना पड़ता है, ठीक है। देखो अभी ये एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आपको चार्ट बना के दिया गया है जिसमें आपको डिटेल बताया गया है कि इसको हम लोग कैसे मूव करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई डाउट है मुर्मू? हाँ तो मुर्मू आप बोल रहे थे स्क्रीनिंग स्कोपिंग क्या होता है, वेरी गुड। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो स्क्रीनिंग में क्या होता है, स्क्रीनिंग में जो कमिटी होती है चाहे वो सीपीसीबी हो या एसपीसीबी हो, ठीक है, ये दोनों ये आपको तय करती है कि जो प्रोजेक्ट है उसको ईआईए रिक्वायर्ड है, यस और नो। मतलब अगर मान लो आपका लेस देन 5 हेक्टेयर आपका प्रोजेक्ट है तो आपको ईआईए वहां पर रिक्वायर्ड ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इस केस में क्या है, हमको ईआईए जाना ही नहीं है, ओके। ईआईए को हमको लेना ही नहीं है, ओके। और उसके बाद स्कोपिंग में क्या होता है कि डी टू अर्जेंट मीटिंग लीव कर उसको, ठीक है, कुछ अर्जेंट है।